सो स्टूडेंट्स, इस साइड से अगर हम देखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ 7 न्यूटन हमारा फोर्स बन रहा है, और इस तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ टोटल जो फोर्स बन रहा है वो कितना है 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज नाउ 1 न्यूटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा है इस तरफ कम है, तो 1 न्यूटन जो फोर्स बचेगा वो इस तरफ बचेगा, इस तरफ के डायरेक्शन में रहेगा। तो हम इन फोर्सेस को क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको मोशन में सेट कर सकते हैं। रेस्ट पे है, फोर्स लगाया, मोशन हो गई उसमें। तो आल्सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और क्या कर सकता है ये अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी भी मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। बॉडी किसी साइड में जा रही है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो किसी और डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। जैसे आप बॉल क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में बॉल आती है, तो बॉल को आपने हिट किया, बॉल आ रही थी इधर, आपने अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगाया तो बॉल किसी और डायरेक्शन में जाने लग गई। तो वो क्या है, एक बैट से जो फोर्स लगाया है आपने, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि आपने इस तरफ से फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, इस तरफ से उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो वो उसी तरफ मूव करने लग गई। और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, सेट ए मूविंग बॉडी एट रेस्ट, और किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट पे भी ला सकता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कोई कार या बाइक ड्राइव करते हो आप, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक्स क्या है, अपोजिट फोर्स ही होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स ही है। तो कार अगर मोशन में इस तरह से जा रही है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो क्या होगी, कार एकदम से रुक जाएगी। मोशन में थी लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स, पीछे की तरफ फोर्स टायर्स के ऊपर लगना शुरू हो जाता है, जिससे वो रुक जाती है। तो ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस आप इनको बोल सकते हो, और उनका ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमने इस चैप्टर के अभी पढ़े हैं, रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और फोर्स के बारे में कुछ छोटे कॉन्सेप्ट। अब जो इस चैप्टर का मेन कंटेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर का नेम पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में तो हमने कर लिया है काफ़ी कुछ। अब फोर्स को जोड़ना है किसके साथ, लॉज ऑफ मोशन के साथ। लॉज ऑफ मोशन क्या है, हमारे जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए हैं मोशन के बारे में, 3 लॉज उन्होंने दिए हैं जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ने भी हैं। तो उन 3 लॉज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, और उसको स्टार्टिंग से लेके आना है कि वो कहाँ से, उसके बारे में क्या इन्वेंशन हुई है और क्या किसने उसको स्टार्ट किया है। तो उन सभी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले बात आएगी गैलीलियो की। गैलीलियो भी एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले मोशन को स्टडी किया था। न्यूटन से भी पहले इन्होंने स्टडी किया है गैलीलियो को। तो गैलीलियो ने एक कंसेप्ट दिया है मोशन का, जिसको सोच के काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में आगे स्टडी करी है। तो उस कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर 3 जो पिक्चर्स हैं ये वाली, इनमें दिखाने की कोशिश की है। ये जो 3 डायग्राम्स बनाए हैं, इससे आपको ये काफ़ी कुछ जो है वो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। और इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कर्व्ड सरफेस है, जितना कर्व्ड इस तरफ से है, जितना ये मुड़ा हुआ इस तरफ से है, उतना सेम मुड़ा हुआ इस तरफ है, उतना ही कर्व्ड इधर है। तो इसमें क्या फर्क रहेगा कि यहाँ पर एक बॉल है जो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब बॉल को यहाँ से छोड़ देते हैं तो क्या होगा, बॉल नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, क्या यहाँ पे आके रुक जाएगी? तो आप अपना आंसर बताइए, क्या वो यहाँ पर आकर रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्या होगा, वो वापस इसी साइड में इतनी ही ऊपर की तरफ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कोई थ्रेड ले लेते हो, थ्रेड को आप स्टोन के साथ बांध देते हो। मान लो ये कोई स्टोन है और ये थ्रेड के साथ आपने यहाँ से बांध दिया और उसको यहाँ से ला के छोड़ देते हो, तो क्या होगा, क्या वो यहाँ से वापस आके यहाँ पर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो उतनी दूर इधर भी जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जितना हाइट से इसको यहाँ से छोड़ा गया उतनी ही हाइट तक ये ऊपर तक यहाँ पर जाएगी। सिर्फ कंडीशन यहाँ पर एक है कि बॉल के और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नियर अबाउट 0 होना चाहिए। फ्रिक्शन भी आपने 8th क्लास तक पढ़ रखा है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है।
जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है फ्रिक्शन उससे अपोजिट काम करता है, यानी कि किसी भी बॉडी जो मोशन में है उसको रोकने का काम करता है फ्रिक्शन। कोई भी है, जैसे कोई भी आप फर्श के ऊपर चलते हो या फ्लोर के ऊपर कोई भी बॉल जो है वो जा रही है। अब इसको भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। आप एक कोई बॉल लो, बॉल को आप घर पे जो प्लेन बिल्कुल फर्श होता है, फ्लोर होता है हमारा कंक्रीट फ्लोर, उसके ऊपर छोड़ दो। कुछ फोर्स के साथ आपने उसको फ्लोर के ऊपर छोड़ दिया, वो काफ़ी दूर तक जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। ठीक है, उसी बॉल को आप बाहर ग्राउंड में लेके जाओ जहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी पड़े हो, मिट्टी भी है, घास भी है, उतने ही फोर्स के साथ जितने के साथ आपने उसको रूम के अंदर छोड़ा था, फ्लोर के ऊपर छोड़ा था, उतने ही फोर्स के साथ उसको छोड़ देते हैं। तो अब आप दोनों में मेजर करो, वो ज़्यादा दूर तक कौन से केस में जाएगी, बाहर ग्राउंड वाले में या रूम वाले में। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो कंक्रीट का पक्का फ्लोर है इसके ऊपर जो बॉल है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी। वो बॉल रूम के अंदर ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, पक्के फ्लोर के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, और अगर सरफेस स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाता है। बाहर है, ग्राउंड के अंदर घास भी है और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर स्टोन्स भी पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा घर्षण लगाएंगे, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो इस वजह से वो जल्दी रुक जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मोशन को ज़्यादा रोकेगा तो मतलब बॉडी बहुत जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम है, बहुत कम, यानी कि नियर अबाउट जीरो ही मान लेते हैं उसको। तो इसमें क्या रहेगा, बॉडी को आपने बॉल को यहाँ से छोड़ दिया तो वो यहाँ जाएगी, इसके बाद इतनी ही हाइट तक यहाँ जाएगी, उसके बाद फिर वापस आएगी, इतनी हाइट तक यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो इस तरह से वो मूव करती रहती है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल केस है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होता है। तो सपोज ये यहाँ से गई और यहाँ तक आई, उसके बाद ये वापस जाएगी, तो हो सकता है इतनी हाइट तक ना जा पाए, लेकिन गैलीलियो ने इसको एक आइडियल केस माना और आइडियल केस में फ्रिक्शन जीरो कर दिया, तो उस केस में ये बॉल यहाँ तक जाएगी उतनी ही हाइट तक जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था। अब ये बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो कर्व है, वो जो कर्व है ये तो लगभग सेम हमें दिख रही है, ठीक है, लेकिन जो राइट कर्व है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों अलग हैं। इसमें क्या है, यहाँ इस बॉल को यहाँ आइए, ये जो कर्व है ये ज़्यादा कर्व्ड है और इसको, इस कर्व को मैंने थोड़ा कम रखा है। गैलीलियो ने भी ऐसे ही किया। जब उसने अपनी थ्योरी को बताया तो उसने क्या बताया कि सेम हाइट, जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया है, ये अभी भी उतनी ही हाइट तक जाएगी, उतनी ही हाइट तक ट्रैवल करेगी जितनी हाइट से इसको छोड़ा जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, अब यहाँ से इसको नीचे आने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा इसको, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वापसी में उतनी ही हाइट तक जाने के लिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये इसने ज़्यादा ट्रैवल किया। तो मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हमने नहीं रखनी है। डिस्टेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हाइट है, और हाइट किसके ऊपर, हाइट से क्या फर्क पड़ता है, हाइट के ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि एक लिमिट से ऊपर बॉडी नहीं जा सकती, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच लेती है। तो इसको भी जितनी हाइट से ये आई उतनी ही हाइट तक ये ऊपर जाएगी, चाहे इसको कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। क्लियर हो गया? वहां पर इसको जितना नीचे आने में डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाने में ट्रैवल किया, सेम हाइट ट्रैवल करी। यहाँ पे जितना डिस्टेंस इसने नीचे आने के लिए ट्रैवल किया, ऊपर जाने के लिए उससे डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ गया इसको, लेकिन हाइट फिर भी उतनी ऊपर तक गई है। लेकिन जो, और इसके बाद हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या किया, एक तरफ तो हमने जो कर्व सरफेस है उसको रखा है सेम इस तरह से, लेकिन जो दूसरी साइड है उसको हमने बिल्कुल ही प्लेन रख दिया, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस, किसी तरह का कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई कर्व नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अभी आपको बताया कि डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो बॉडी कितनी हाइट तक जा रही है, और हाइट पे जाने की उतनी ही कोशिश करेगी जितनी से वो आई है। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद
ये क्या होगा, अब ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर तो फ्लोर बनाया ही नहीं है, तो ये आगे की तरफ जाती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी, जब तक ये इतनी हाइट तक नहीं पहुंच जाती, लेकिन हाइट तो हमने दी ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि ये बॉडी हमेशा ही चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। जितनी हाइट से आई है ये, तो उसके कारण इसके ऊपर जो नीचे की तरफ ग्रेविटी लगी थी, उसके कारण ये नीचे चलती रहेगी, आगे की तरफ जाती रहेगी, जाती रहेगी। क्यों? और इस केस में जो कंडीशन है वो सेम रखनी है आपने, कि जो बॉल है और जो ये सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन 0 है, तभी ऐसा होगा। तो गैलीलियो ने इन सारी बातों को समराइज कर दिया। ये तीनों केसेस आपने स्टडी किए, इसको समराइज कर दिया, कंक्लूजन बनाया इसका। और वो क्या था, वो कंक्लूजन क्या बताया? गैलीलियो कंक्लूडेड दैट इफ ए बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड, ये उसी स्पीड के साथ चलती रहेगी। कब तक? एंड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ प्रोवाइडेड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। और क्या होगा कि बॉडी जो है किसी फोर्स के साथ चल रही है, तो वो अगर किसी मोशन में है तो वो हमेशा उसी तरह की मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। अब इसके ऊपर जो हमने ये केस पढ़ा है, इसमें बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी यहाँ पे भी इतनी है, ग्रेविटी यहाँ पे भी इतनी है। ग्रेविटी तो हाइट के साथ चेंज होगी, अब हाइट आप चेंज कर ही नहीं रहे हो, अब हाइट आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से क्या होगा कि जो ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, उसके कारण ये हमेशा ही मूव करती रहेगी। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बात है वो न्यूटन से भी पहले गैलीलियो ने बताई थी। तो गैलीलियो ने जो इसको समराइज किया है वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, और इसको आप समझ सकते हैं। तो सेम स्ट्रेट लाइन में वो बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया। इनर्शिया जो है, इसको भी आपको, आपके लिए कि नई टर्म है और आपको इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या होता है। इनर्शिया को अगर हमने डिफाइन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। और वो क्या है, मान लो यहाँ पर हमने कोई एक टेबल रख दी और टेबल के ऊपर ये स्टिक मैंने इस तरह से रख दी, ठीक है। ये रूम लॉक करके आज हम घर चले जाते हैं। उसके बाद कल को आके देखते हैं सारा कुछ बंद है यहाँ पे, तो क्या ये स्टिक कल को भी यहीं मिलेगी? टेल योर आंसर। यहीं मिलेगी। तो यहीं मिलेगी, क्यों मिलेगी यहाँ पे? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर कोई बुक रख दें खोल के, टेबल के ऊपर बुक खोल के रख देते हैं, तो अगर यहाँ से हम हवा भी बंद कर देते हैं ना, तो उसके जो पेजेस होते हैं वो तो बहुत हल्के होते हैं, वो पेज भी पलटेंगे नहीं, पन्ने भी नहीं पलटेंगे। अगर यहाँ फैन भी बंद कर दिया, खिड़कियाँ भी बंद कर दिया, तो वो भी नहीं पलटेंगे, वो भी उसी पोजीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप हाथ से पन्ना पलटते हो तो वो आगे हो जाते हैं, हवा उनको करेगी तो हो जाते हैं वो, यानी कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती है, अनलेस वो उसकी पोजीशन अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। डेफिनेशन क्या दी गई है इसकी? ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, कोई बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकती, बाय इटसेल्फ अपने आप चेंज नहीं कर सकती। आप बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे तो बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, अदरवाइज उसकी स्टेट में किसी तरह का कोई डिफरेंस आप नहीं मेजर कर सकते। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। Therefore, an external force is required to change the position of a body। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया है कि अगर पोजीशन को चेंज करना है, इस स्टिक की पोजीशन जो टेबल पे रखी हुई है इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे। उसके बाद मेजर ऑफ इनर्शिया। अब मेजर कैसे कर सकते हो आप? मेजर कैसे? मेजर का मतलब माप कैसे सकते हो, उसको कैसे नापा जा सकता है इनर्शिया को? आप मास को जानते हो, मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड्स में, टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है, लेंथ को मीटर में। हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ न कुछ क्वांटिटी या कुछ न कुछ यूनिट के साथ उसको रिलेट कर दिया गया है, भाई इसको इतना कर देंगे, इस ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो इनर्शिया है, इनर्शिया को भी आप मेजर कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। मास क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का? मास यानी कि जितना की मैटर किसी बॉडी के अंदर कंटेंट है, किसी बॉडी के अंदर जितना मैटर है उसका जो
कह सकते हो कि भार बनेगा, उस जो उसके अंदर है उसका जो वजन बनता है उसको हम मास बोल देते हैं, उस क्वांटिटी का मास बोल देते हैं। तो जो मास है, अब इसको भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। किसी टेबल के ऊपर हमने एक टेबल रख दी, टेबल के ऊपर मैंने एक स्टिक रख दी है, ये वाली स्टिक रख देती है, ठीक है। इसके ही साथ एक दूसरा मैंने कोई बहुत बड़ा आयरन का ब्लॉक रख दिया, बहुत भारी है वो। तो अब रूम को बंद कर देते हैं, दोनों अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकते, दोनों में इनर्शिया है। अपने आप बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो लेकिन अगर बाहर से कुछ फोर्स लगा भी दिया, सपोज बाहर से कुछ फोर्स लगा भी देते हैं, तो क्या होगा? मान लो 2 न्यूटन फोर्स लगाया हमने, 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया और उस आयरन ब्लॉक के ऊपर भी लगा दिया, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा जल्दी मूव हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, जो आयरन का बहुत बड़ा ब्लॉक है वो 2 न्यूटन फोर्स से मूव नहीं होगा, लेकिन ये मूव हो जाएगी। इसकी पोजीशन तो चेंज हो गई, यानी कि इसका इनर्शिया कम था, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसलिए ये 2 न्यूटन फोर्स से मूव नहीं हुई। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? जिसका मास ज़्यादा है, या सिंपल लैंग्वेज में जहाँ तक अभी आपकी नॉलेज है उसमें आप कह सकते हो जिसका भार ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसकी पोजीशन को चेंज करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। अब आप घर पे भी करते हो, आपको कोई बहुत बड़ी एक अलमीरा है आपके घर में, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, उसकी पोजीशन को आपने चेंज करना है। और एक प्लास्टिक की चेयर पड़ी है, उसकी पोजीशन को भी चेंज करना है। तो ज़्यादा इजी कौन सा है? कम फोर्स में कौन सा हो सकता है? आप अकेले ही चेयर को तो उठा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन क्या आप अलमीरा को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अलमीरा का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है इसलिए वो इनर्शिया भी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, इनर्शिया भी ज़्यादा दे रही है। और इनर्शिया अगर किसी का ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन को मूव करने के लिए। ओके, तो ये कुछ है जो मेजर है इनर्शिया का, उसको आप बोल सकते हो कि मास है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है लार्जर द मास लार्जर इज द इनर्शिया। ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का तो इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड स्मॉलर द मास, मास कम है किसी बॉडी का तो वो इनर्शिया भी स्मॉल ही दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया 3 तरह का होता है। 3 तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया हमने पढ़ा जो भाई बॉडी अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, उसको 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बस आपने काम यही रखना है कि वो अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। अब उसमें क्या रहेगा? रेस्ट है, मान लो ये रेस्ट पोजीशन पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, इनर्शिया इसका रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। ये तो हो गया इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो मोशन में है तो वो भी एक इनर्शिया है। ठीक है, कि अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देता है। ऑब्जेक्ट कोई भी है उसको अपनी स्टेट ही अच्छी लगती है, वो अपनी स्टेट को ही जारी रखना चाहता है। तो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगा। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में ही चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। उसी डायरेक्शन में वो अपनी बॉडी, अपनी जो मोशन है उसको कंटिन्यू रहेगा, उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। तो ये 3 तरह का इनर्शिया है जो आपने स्टडी करना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो आज आपने सिर्फ इतना ही करना है, ये इसको अच्छे से समझना है। कोई भी किसी तरह का डाउट आपको लगता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम मुझसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान में रखनी है जो आज आपने टॉपिक किया है। और जो गैलीलियो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं वो यहीं से ही स्टार्ट होती हैं। उन सभी का बेस यही है। न्यूटन के तीनों लॉज जो हैं वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। और जो फर्स्ट लॉ है वो तो सिंपल यही है, यही चीज़ें इन्हीं बिल्कुल सेम स्टेटमेंट वाला ही है।
न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है। ओके।